आज जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो है एक्शनेबल क्लेम। लिमिटेड क्वेश्चन पूछता है इससे, शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है और पीटी में एक दो क्वेश्चन पूछ सकता है। कवर कर लेते हैं हम लोग समझने के पर्पज से एक्शनेबल क्लेम होता क्या है। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टी दो तरह का होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एक प्रॉपर्टी मूवेबल चल संपत्ति, एक प्रॉपर्टी इमूवेबल अचल संपत्ति। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी में एक टैंजेबल भी प्रॉपर्टी होता है, टैंजेबल मूवेबल प्रॉपर्टी और इनटैंजेबल मूवेबल प्रॉपर्टी। कोई एक ऐसा प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, जिसको आप छू सकते हैं, वो हो गया टैंजेबल मूवेबल प्रॉपर्टी। कुर्सी, टेबल, मोबाइल, बाइक, ये सब हो गया टैंजेबल मूवेबल प्रॉपर्टी। इनटैंजेबल मूवेबल प्रॉपर्टी क्या हुआ? अगर आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई राइट है, ठीक है, उस राइट को आप बोलेगा इनटैंजेबल मूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे कि आपने किसी को पैसा दे रखा, ठीक है, पैसा दे रखा है तो आप पैसा मांगने का आपको अधिकार है। तो ये अधिकार जो है वो उसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, तो उसी को बोलेंगे इनटैंजेबल मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, इनटैंजेबल का अगर हम एग्जांपल देना चाहें तो गुडविल। आपके एरिया में कोई एक बहुत प्रसिद्ध मिठाई का दुकान है, तो आप उसका गुडविल है वो कि इस दुकान का मिठाई है तो वो अच्छा ही नहीं होगा। अंबुजा सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा, ठीक है, तो वो उसका गुडविल है। अगर वो गुडविल मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड गुडविल है तो वो इनटैंजेबल मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगा। देखिए, तो यही जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट होता है मूवेबल प्रॉपर्टी में, एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, उससे कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट आ रहा है, उसी बेनिफिशियल इंटरेस्ट को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल लैंग्वेज में, इसको सेक्शन 3 ऑफ पीपी एक्ट में दिया गया है, डिफाइन किया गया है। जब नहीं डिफाइन किया गया था तो एंग्लो इंडियन कोर्ट था इंग्लैंड में, ठीक है, वो कैसे डिफाइन किया था? एंग्लो इंडियन कोर्ट में कहता है एवरी काइंड ऑफ क्लेम इन ए मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी तरह का क्लेम है मूवेबल प्रॉपर्टी में, सब के सब जो कि हमको इन्फोर्स कराया जा सके कोर्ट के थ्रू, सब के सब एक्शनेबल क्लेम है। डिफिनीशन अपने आप में बहुत वेग था। ठीक है, इसमें सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड सारा एक्शनेबल क्लेम जो था सबको मान ली। सिक्योर डेट, अनसिक्योर डेट बताते हैं अभी क्या होता है तुरंत, पहले अभी समझिए कि सिक्योर डेट अनसिक्योर डेट सबको मान लिया गया था। तो एंग्लो इंग्लिश कोर्ट में जो डिफिनेशन था ना, वो कोई ढंग का डिफिनेशन था नहीं। इसी कारण जो होता था ना कि वहां पर जो जजमेंट आता था वो कोई बेतुक्का टाइप का जजमेंट आता था, बहुत कंफ्यूजिंग टाइप का जजमेंट आता था, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं था वहां के जजमेंट में। ठीक है, लेकिन हम लोग खुशकिस्मत है, सेक्शन 3 में एक्शनेबल क्लेम बता दिया गया। ये जो है एक्शनेबल क्लेम ओरिजिनल ड्राफ्टेड जो था 1882 का, वहां नहीं था, अमेंडमेंट किया गया है एक्ट नंबर 2 1900 में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को, और इसको डाला गया है, एक्शनेबल क्लेम का डेफिनेशन यहाँ पर डाला गया है। ठीक है, इतना बात समझ। सेक्शन 3 जो है वो एक्शनेबल क्लेम को दो पार्ट में बांट के डिफाइन कर रहा है। एक कह रहा है एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या होता है, अनसिक्योर्ड मनी डेट। ठीक है, अनसिक्योर्ड मनी डेट है तो वो एक्शनेबल क्लेम है। दूसरा कह रहा है अ क्लेम टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन ए मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजेशन ऑफ क्लेमेंट। कोई एक मूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि क्लेमेंट के पोजीशन में नहीं है
और उस मूवेबल प्रॉपर्टी से जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट क्लेम किया जा सकता है उसको बोला गया एक्शनेबल क्लेम। समझिए इसको, पहला वाला को क्या करें, अनसिक्योर्ड मनी डेट क्या होता है, एक एक करके समझाता हूँ। देखिए, हम हम आपसे पैसा मांग रहे हैं, ठीक है, हमको 1 लाख रुपया दो। हो सकता है आप कहिएगा कि देखो बदले में क्या दोगे, हम तुमको 1 लाख रुपया दे रहे हैं, तुम लेके भाग उग जाओगे तो मेरा तो गया पैसा, तो बदले में हमको क्या दो। तो दो चीज है, एक चीज है कि हम उसको सिक्योर्ड करा लें, बदले में आपसे कुछ रखवा लें। ठीक है, क्या रखवा सकते हैं, आपसे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का कागज पत्र रखवा लें गिरवी। ठीक है, जैसे कि आपका कोई जमीन का कागजात है उसको हम अपने पास गिरवी रखा लें। तो जब इमूवेबल प्रॉपर्टी के बदले में लोन लिया जाता है इसको कहते हैं मॉर्गेज। ठीक है, गिरवी रखना। दूसरा, इसमें हम कागज पत्र ले लेते हैं। दूसरा, अच्छा, इसमें मॉर्गेज में भी 6 तरह का मॉर्गेज होता है, वो हम लोग सेक्शन में डील करेंगे, लेकिन अभी समझिए कि हम इसके बदले में आपसे इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखवा लेना पैसा के बदले में, इस कर्जा के बदले में, इस डेट के बदले में। तो ये लोन के बदले में हम क्या कर रहे हैं, आपसे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखवा ले रहे हैं। ठीक है, इस टाइप के को कहेंगे हम लोग मॉर्गेज कहेंगे। दूसरा चीज क्या कर सकते हैं, बदला में हम कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का कागज पत्र रखवा लें। ठीक है, जैसे कि हम कह रहे हैं 1 लाख रुपया हम तुमको दे दे रहे हैं, बदला में अपना मोटरसाइकिल को यहाँ गिरवी रख के चलिए। ठीक है, ऐसे ऐसे गिरवी को हम लोग कहते हैं प्लेज। ठीक है, और हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मतलब आपसे गिरवी तो रखवा रहे हैं लेकिन आपसे कागज पत्र नहीं रख रहे हैं, मत कह रहे हैं कि अगर तुम नहीं मेरा लोन वापस किए तो हम ही तुम्हारा बाइक रख लेंगे। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी के बदले में अगर आप उससे कोई चीज नहीं ले रहे हैं बदले में, तो उसको कहेंगे हाइपोथेटिकेशन। तीनों वर्ड समझ में आया, मॉर्गेज, प्लेज और हाइपोथेटिकेशन क्या होता है। तो मॉर्गेज, प्लेज या हाइपोथेटिकेशन, तीनों में क्या हो रहा है, कोई ना कोई हम सिक्योरिटी दे रहे हैं उसको। ठीक है, कोई ना कोई बदला में सिक्योरिटी के रूप में उसको दे रहे हैं, ऐसे लोन को सिक्योर लोन बोला जाता है। ठीक है, एक होता है अनसिक्योर लोन, आपसे आपका दोस्त मांग रहा है कि यार दे दो, हमको 1 लाख रुपए का बहुत जरूरत है। आप कहें ठीक है, हम बदले में कुछ नहीं ले रहे हैं, तुमको हम दे दिए तुम्हारे बात पे विश्वास करके। ठीक है, उससे भी ज्यादा हुआ तो आप एक ब्लैंक पेपर पे लिखवा लिए। ठीक है, इस टाइप के लोन के जिसके बदले में आप कुछ नहीं ले रहे हैं वो अनसिक्योर डेट है। ठीक है, इस कल को वो पैसा लेके भाग गया तो आप उसको कुछ भी चीज से रिकवर नहीं कर पाइएगा, वो अनसिक्योर डेट है। तो सेक्शन 3 में अनसिक्योर डेट को ही एक्शनेबल क्लेम मांगा है, जिसके बदले में आपने कुछ नहीं लिया है। ठीक है, अगर आप मॉर्गेज, प्लेज, हाइपोथेटिकेशन कर रहे हैं तो वो सब एक्शनेबल क्लेम नहीं है। आप कोई कर्जा दे रहे हैं और बदले में उस कर्जा के कुछ नहीं ले रहे हैं, तो वो है, ये है आपका एक्शनेबल क्लेम है। ठीक है, इतना समझ में आया बात। जो डेट है उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया। डेट, कर्जा, कर्जा को 3 कैटेगरी में बांटा गया। एक है एग्जिस्टिंग डेट, एक है एक्वायरिंग डेट, एक है कंडीशनल डेट। ठीक है, एग्जिस्टिंग डेट समझिए, हम आपसे कहते हैं कि हमको 1 लाख रुपया दे दो। ठीक है, और वो 1 लाख रुपया हम आपको 1 नवंबर 2023 को आपको लौटा देंगे। ठीक है, कर्जा लौटाने का डेट क्या है, 1 नवंबर 2023।
1 नवंबर 2023 तक ये कर्जा जो है वो ड्यू कहलाएगा। ड्यू है, अमाउंट जो है अभी ड्यू है। 1 नवंबर 2023 जैसे ही आ जाएगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा पेबल। अब आप पे कीजिए इस कर्जा को, अब टाइम पूरा गया, अब आपको पे करना है। तो जिस दिन से ये अमाउंट पेबल हो जाएगा ना, उस दिन से कहा जाएगा कि ये कर्जा जो है वो एग्जिस्टिंग डेट हो गया। ठीक है, ऐसे समझिए इसको कि कोई कर्जा लिए थे और वो पेबल है एट प्रेजेंट में, अभी दिन पूर चुका है उस कर्जा को, ये जो दिन है वो दिन पूरा हुआ है, तो अभी वो डेट कैसा एग्जिस्टिंग डेट है, अभी आपको पे करना है। ठीक है, आपको पे करने वाले कंडीशन पे आप आ चुके हैं, तो ऐसा डेट कहलाएगा एग्जिस्टिंग डेट। जो है क्या है, एक्योरिंग डेट क्या होता है समझिए। एक्योरिंग डेट क्या होता है, आप हमसे कर्जा लिए हैं, ठीक है, 1 लाख रुपया कर्जा लिए हैं और बोल रहे हैं कि इस कर्जा को हम आपको हर महीने के 5 तारीख, ठीक है, हर महीने के 5 तारीख को आपको 10-10 हजार करके देते रहेंगे। ठीक है, ये महीना में 5 तारीख आया तो हम आपको 10 हजार देंगे, अगर उसके अगले महीना में 5 तारीख आया तो 10 हजार देंगे, ऐसे कर करके लौटा देंगे। तो ऐसे कर करके लौटा देंगे। तो देखिए, पेबल अभी नहीं है अमाउंट, आप अगर 5 तारीख से पहले चल जाइएगा तो ये 10 हजार रुपया क्या पेबल है आपके पास, आपको देने के लिए लाइबल है वो नहीं ना, वो तो बात की हुए 5 तारीख का, तो आप पहुंच जाइएगा उससे पहले 2 तारीख को, लाओ भाई मेरा कर्जा लाओ, तो कहेगा अभी पेबल नहीं है, अभी वो अमाउंट पे करने के लिए अभी स्थिति में नहीं है, वो फ्यूचर डेट में होगा। 5 तारीख को जब फ्यूचर डेट आ जाएगा ना, ये 5 तारीख आ जाएगा ना, तब आप आइएगा, उस दिन हम आपको देंगे। ऐसे 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 कर्जा को हम लोग एक्योरिंग डेट कहते हैं। ठीक है, तीसरा जो है वो कहता है कंडीशनल या कंटीजेंट डेट। जाहिर सी बात है, वो कर्जा ऐसा है जो कोई कंडीशन के फुलफिलमेंट पे होगा। जैसे ए कह रहा है बी को कि हम तुमको 1 हजार रुपया दे देंगे, ठीक है, लेकिन कंडीशन मेरा ये है कि तुम 1 साल के अंदर सी से शादी कर लो। अब वो जब सी से शादी कर लेगा 1 साल के भीतर, तब ए पे कर्जा चढ़ा जाएगा बी का कि 1 हजार रुपया अब इसको देना है। ठीक है, अगर नहीं कर पाया तो नहीं चढ़ेगा कर्जा। तो ये जो ऐसा जो कर्जा है वो कंडीशनल या कंटीजेंट डेट कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल समझिए इसका, ए प्रॉमिस कर रहा है कि हम तुमको 1 हजार रुपया देंगे बी को, ठीक है, अगर तुम्हारा पहला बच्चा जो है वो लड़का पैदा ले लो। अब बच्चा जो है वो क्या पैदा लेगा वो तो नहीं कह सकता है, लड़का भी पैदा हो सकता है, लड़की भी पैदा हो सकता है, बाई चांस उसको लड़का पैदा हो गया। ठीक है, तो जब लड़का पैदा हो गया, तो जिस दिन लड़का पैदा हो गया उस दिन को इस पे 1 हजार का कर्जा चढ़ गया, तो मतलब उस दिन से ये जो हो गया कंडीशनल डेट बन गया। ठीक है, ये कंडीशनल डेट जो है वो एक्शनेबल क्लेम में ट्रांसफर हो गया। अब वो क्लेम करेगा, लाओ भाई मेरा पैसा लाओ, एक्शन लेंगे हम तुम्हारे खिलाफ, मेरा एक्शनेबल क्लेम बना हुआ है। क्लेम टू बी बेनिफिशियल इंटरेस्ट नॉट इन द पोजीशन ऑफ क्लेमेंट। देखिए इसको समझिए, कोई एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, और वो मूवेबल प्रॉपर्टी किसी सामने वाले पर्सन के कब्जे में है, उस पे मेरा क्लेम है, और वो क्लेम ऐसा वैसा क्लेम नहीं है, वो क्लेम कोर्ट रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ भाई ये तुम्हारा क्लेम है, तब हम मानेंगे कि वो जो है क्लेम ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट नॉट इन द पोजीशन ऑफ क्लेमेंट के थ्रू एक्शनेबल क्लेम है। इसको ऐसे समझिए, हम समझाते एग्जांपल देते। आपने बी से 50 बैग गेहूं खरीदा, ठीक है, अब वो गेहूं दुकान में 50 बैग गेहूं रखे रहेगा वो नहीं ना, खाली आपसे पैसा ले लेगा, कहेगा कि हम गोदाम से निकलवा के आपको दे देंगे, गोदाम से निकलवा के हम आपको दे देंगे। तो जब तक वो 50 बैग नहीं दे देगा आपको, तब तक आपका उस पे एक्शनेबल क्लेम।
ठीक है, उस गेहूं के 50 बैग के बोरा पे आपका एक्शनेबल क्लेम बना रहेगा। वो अभी पोजीशन में किसके है? पोजीशन में है वो जो दुकानदार है उसी के पोजीशन में है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। पहला तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, गेहूं का बैग मूवेबल प्रॉपर्टी है। दूसरा ये पोजीशन में किसके है? सामने वाले दुकानदार के पोजीशन में है। और वो उस पे आपका राइट कैसा है? आपने पैसा दे दिया ना, तो उस 50 गेहूं के बोरे पे आपका राइट है ना। तो ये एक तरह का एक्शनेबल क्लेम हुआ सबसेक्शन 2 के अंदर। ठीक है, इसको उल्टा समझिए, क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए जो है वो कहता है कि मेरे पास गेहूं का 50 बोरा है मेरे गोडाउन में। ए जो है वो बेचता नहीं है बी को। क्यों नहीं बेचता है? क्योंकि इस दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बेचने खरीदने का, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो बी को कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है उस गेहूं के बोरा से। बी को कोई भी एक्शनेबल क्लेम नहीं है उस गेहूं के बोरा के अगेंस्ट। ये जो हम पोजीशन का बात कर रहे हैं, पोजीशन दो तरह का होता है। एक होता है एक्चुअल पोजीशन, आपके ही गेहूं के आपके पास एकदम रखा हुआ है, तो वो आपके एक्चुअल पोजीशन में है। और एक होता है कंस्ट्रक्टिव पोजीशन, आपके गोदाउन में रखा हुआ है कहीं, गोदाम का चाबी आपके पास है, तो वो आपके कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में होगा। इसको कंस्ट्रक्टिव पोजीशन पे एक एग्जांपल समझिए क्या हुआ। ए जो है वो कुछ एलिफेंट का ओनर है। ठीक है, एलिफेंट जो है वो एक लैंड के टुकड़े में, मतलब लैंड में कहीं फंस जाता है। ठीक है, अब उस लैंड का ओनर जो है वो ए ही है, लेकिन उसको इस बात का जानकारी नहीं है कि ये लैंड के मालिक हम ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रिकवरी करेगा एलिफेंट का, वो एक्शनेबल क्लेम नहीं माना गया है। क्यों नहीं माना गया? क्योंकि वो लैंड जो है उसके कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में है, उसको मालूम जानकारी नहीं है, लेकिन है तो लैंड उसी का ना। तो कंस्ट्रक्टिव पोजीशन उसी का था, किसी और का रहता तो उस पे, किसी और का रहता तो वो एक्शनेबल क्लेम बन जाता। लेकिन जिसका एलिफेंट है उसी के लैंड में एलिफेंट बना हुआ है, तो ये एक्शनेबल क्लेम नहीं माना गया। इलस्ट्रेशन समझना है। हमारा चैप्टर 8 में प्रोविजन दिया हुआ है कि हम एक्शनेबल क्लेम को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। वो बेनिफिशियल इंटरेस्ट है ना, कोई इंटरेस्ट है उसका, उसको आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी तरह आपका इंटरेस्ट है। तो उस इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने के लिए लॉ होना जरूरी है। कुर्सी चेयर रहेगा तो आप तो उसको बेच दीजिएगा, पैसा ले लीजिएगा, लेकिन आपका कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट है। ठीक है, ऑटो चलवाते हैं और ऑटो से कितना भाड़ा आता है, ये उस मूवेबल प्रॉपर्टी से एक बेनिफिशियल इंटरेस्ट है आपका। तो उस भाड़ा के राइट को अगर आपको ट्रांसफर करना है किसी थर्ड पर्सन को, तो उसके लिए तो लॉ होना जरूरी है। ठीक है, तो वही लॉ जो है वो चैप्टर 8 में डिस्कस किया गया है, 130 से 137 तक। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहले समझ लीजिए, कुछ एग्जाम्पल दिया है जो बार बार पूछता है कि क्या ये एक्शनेबल क्लेम है कि नहीं है। तो कौन कौन एक्शनेबल क्लेम है समझ लीजिए। अ क्लेम फॉर एरियाज ऑफ रेंट एक्शनेबल क्लेम है। दूसरा कह रहा है क्लेम फॉर मनी ड्यू टू इंश्योरेंस पॉलिसी, claim for return of earnest money, right to get back purchaser money when the sale is set aside, right of a partner to sue for an account of dissolution of partnership from Muslim women claim to her unpaid divorce। ये बहुत बार पूछा है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा है कि ये एक्शनेबल क्लेम है कि नहीं। आगे, राइट टू क्लेम बेनिफिट अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परचेज ऑफ गुड और राइट टू गेट प्रोसीड इन ए बिजनेस। ये 7 तरह का चीज को एक्शनेबल क्लेम डिक्लेयर कर दिया है, और 5 तरह का चीज को एक्शनेबल क्लेम कहा है कि ये सब जो है वो एक्शनेबल क्लेम नहीं है। थर्ड है राइट टू डैमेजेस अनसर्टेन सम ऑफ मनी अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
देखिए एक्शनेबल क्लेम जब भी होगा ना, तो आपको पता होगा कि कितना पैसा के लिए आप ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए केस कर रहे हैं, या फिर ब्रीच ऑफ टॉर्ट के लिए केस कर रहे हैं, या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए केस कर रहे हैं। तो उसमें कितना डैमेजेस आपको दिया जाएगा, भरपाई, नुकसान का भरपाई कितना दिया जाएगा, वो कोर्ट डिसाइड करती है। आप अपने से डिसाइड नहीं कर सकते, वो अनसर्टेन सम ऑफ मनी होता है। तो अनसर्टेन सम ऑफ मनी को एक्शनेबल क्लेम नहीं माना गया, ये बहुत बार पूछा है। दूसरा, क्लेम इन मेंस प्रॉफिट जो है सीपीसी में, उसको भी नहीं माना गया, ये भी बहुत बार पूछा है। कॉपीराइट ऑफ ए बुक और एनी अदर ओरिजिनल वर्क ऑफ स्किल, ये भी बहुत बार पूछा गया है। डेट पास इनटू द जजमेंट, ये भी नहीं है एक्शनेबल क्लेम। और ए डिक्री प्रोवाइडेड फॉर फ्यूचर डिक्री ऑल्सो नॉट एन एक्शनेबल क्लेम, इतना एक्शनेबल क्लेम नहीं है। नहीं वाला ज्यादा पूछता है, नहीं वाला में ये वाला पूछता है, टॉर्ट वाला, ठीक है, मीन्स प्रॉफिट वाला पूछता है, कॉपीराइट वाला पूछता है, और ये वाला पूछता है, ये चारों पूछता है बहुत बार। सेक्शन 136 कहता है इन कैपेसिटी ऑफ ऑफिसर कनेक्टेड विद द कोर्ट ऑफ जस्टिस। हम बोले हैं कि एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर किया जा सकता है। ट्रांसफर, एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर करेंगे तो वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होने के लिए दो कंडीशन था। एक कंडीशन था कि ट्रांसफर और ट्रांसफरी दोनों कॉम्पिटेंट होना चाहिए। जो दे रहा है ट्रांसफर में और जो ले रहा है ट्रांसफर में, दोनों कॉम्पिटेंट होना चाहिए। ट्रांसफरी के लिए कुछ खास नहीं था, खाली यही था कि वो अलाइव होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 136 में लॉ इनेक्ट कर दिया और सर्टेन टाइप ऑफ पर्सन को बोल दिया कि ये लोग कैपेबल नहीं है एक्शनेबल क्लेम को लेने के लिए। वो पर्सन्स कौन है? कोई जज है, लीगल प्रैक्टिशनर है, वकील वगैरह, कोई ऑफिसर है जो कोर्ट से कनेक्टेड है, ये लोग इनकैपेबल हो गए भाई एक्शनेबल क्लेम लेने के लिए। जस्टिस यहाँ तक कि इनको कह रहा है कि आप ना खरीद सकते हैं, ना उसको खरीद बेचे में हेल्प कर सकते हैं, ना स्टिपुलेट कर सकते हैं, ना एग्री कर सकते हैं, ना ही उसमें कोई शेयर ले सकते हैं, इंटरेस्ट भी नहीं ले सकते किसी भी तरह के एक्शनेबल क्लेम। सब चीज से मना कर दिया कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं एक्शनेबल क्लेम से रिलेटेड। अगर आप कोर्ट के आदमी हैं तो कोर्ट के आदमी में कौन कौन हो गए? जज हो गए, वकील उकील लीगल प्रैक्टिशनर हो गए, और कोई भी ऐसा पर्सन जो कोर्ट से कनेक्टेड है। इसमें कोर्ट मास्टर, मुंशी, उनसी सब आ गए, ठीक है। इसके अलावा और क्या कह रहा है कि यहाँ तक कि आप अगर कर भी लेते हैं, मान लीजिए आप ले भी लेते हैं, तो ले लीजिएगा तो आप उसको इन्फोर्स कैसे कराइएगा? कोर्ट ऑफ लॉ में ही जाके नहीं इन्फोर्स कराइएगा। हम इन्फोर्स करवाने के लिए कोई सूट ही मेंटेन नहीं करेंगे, मतलब आप कोई केस ही नहीं कर सकते हैं। एक वकील है, उसने एक्शनेबल क्लेम ले लिया किसी से, वो उसको नहीं दे रहा है, तो उसको इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट में जाएगा ना, तो कह रहा है कि आपको आने ही नहीं देंगे, आपको हम बाढ़ कर दिए, मना कर दिए। क्यों ऐसा किया? देखिए कह रहा है कि देखिए एक्शनेबल क्लेम को जब भी इन्फोर्समेंट कराना है तो कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू कराया जाएगा। अब हम कोर्ट ऑफ लॉ के आदमी ही लोग को अलाउ करने लगेंगे तो क्या वो लोग इंडिपेंडेंट रह पाएगा? खुद का प्रॉफिट देखेगा ना। एक जज है वो तो सोचेगा कि एक्शनेबल क्लेम है, हम इसको दिलवा देते हैं, पैसा हमको भी मिल जाएगा। तो इसीलिए कहा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी को बरकरार रखने के लिए हम कोर्ट के आदमियों को इनकैपेबल कर देते हैं 136 में। पीटी में ये बहुत पूछता है। सेक्शन 137 में ये घोषणा कर दिया कि हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इस सब पे अप्लाई नहीं करेंगे। कह रहा है कि जो एक्शनेबल क्लेम का चैप्टर है वो स्टॉक पे, शेयर पे, डिबेंचर पे, कोई इंस्ट्रूमेंट है जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वगैरह है, वो सब पे जो कि टाइम बिंग फोर्स है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट के लिए टाइम बिंग इन फोर्स होना चाहिए। कोई लॉ है या कस्टम है, निगोशिएबल है या मर्केंटाइल डॉक्यूमेंट है, इन सारे चीजों पे ये चैप्टर अप्लाई ही नहीं करेगा, ये भी पूछता है पीटी में। और मर्केंटाइल डॉक्यूमेंट क्या है वो आपको एक्सप्लेनेशन में बता दिया।
कि कोई बिल ऑफ लेडिंग है, डॉक वारंट है, वारंट हाउस कीपर है, सर्टिफिकेट है, रेलवे रिसिप्ट है, वारंट है, ये सब चीज जो है वो एक्शनेबल क्लेम है। जो सॉरी मर्केंटाइल डॉक्यूमेंट है, ये एक्सप्लेनेशन बता दिया। ये दोनों सेक्शन का मार्जिनल नोट पूछता है कि किस सेक्शन में ये दिया हुआ है और किस सेक्शन में ये दिया हुआ है, हेडिंग वाला। देखिए सेक्शन 130 कह रहा है ट्रांसफर कैसे किया जाएगा एक्शनेबल क्लेम का, उसका बारे में बात करता है। ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम कहाँ दिया हुआ है? 130 सेक्शन में दिया हुआ है, पीटी का पूछ। ठीक है, हम लोग बताएं कि दो तरह का प्रॉपर्टी होता है, एक टेंजेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक होता है इनटेंजेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, जो आपका मूवेबल प्रॉपर्टी टेंजेबल मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसी चीज को इंग्लिश लॉ में चूज इन पोजेशन बोला जाता है, जिसको आप छू सकते हैं, टेबल कुर्सी कार बकरी सब। ठीक है, और इसको क्या बोला था? चूज इन पोजेशन इंग्लिश लॉ में। और जिसको आप छू नहीं सकते हैं, जो आपका क्लेम है, वो सब कहलाता है इंग्लिश लॉ में चूज इन एक्शन। ठीक है, चूज इन पोजीशन और चूज इन एक्शन समझ में आया? देखिए हम लोग कह रहा है कि एक्शनेबल क्लेम पे तो आपका राइट है, तो उस राइट को बेचा जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। ट्रांसफर किया जा सकता है, कैसे ट्रांसफर करेगा? कह रहा है कि उसका आप चाहे तो आप सेल कर दो, गिफ्ट कर दो, एक्सचेंज कर दो, मॉर्गेज कर दो, ये सब चीज करने से आपको मनाही नहीं करना। ठीक है, एक एग्जांपल समझिए, बैंक में आप जाके पैसा जमा करते हैं, तो जिस ब्रांच में आप पैसा जमा किए हैं, वो ब्रांच उस पैसा को जमा करके रखे रहता है? नहीं ना, उसको वो दूसरे जगह लगाता है और उससे प्रॉफिट कमाता है और उसी से आपको इंटरेस्ट देता है। तो वो पैसा क्या रहता है? मेरे एक डॉक्यूमेंट है, पासबुक पे आपका चढ़ा रहता है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा है। बैंक में तो वो पैसा नहीं ना रखा हुआ है एट ए टाइम। ठीक है, जब आप मांगिएगा तो उसको आपको देना होगा। तो ये जो राइट है आपका मांगने तो उसको देना, वो उसका एक्शनेबल क्लेम है। ठीक है, और वो जो ट्रांसफर कर दे रहा है, तो वो ट्रांसफर कर रहा है एक्शनेबल क्लेम, आपके एक्शनेबल क्लेम को वो ट्रांसफर कर दे रहा है। ये चीज कहीं मनाही नहीं है। आपके पास बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, उसमें कहता है कि बैंक ऐसा कर सकता है, ये कोई गलत काम नहीं कर रहा है बैंक। ठीक है, तो अब आता है कि ये तो बैंक के लिए था, बैंक तो अपना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से गाइड हो जाएगा। नॉर्मल आदमी कैसे गाइड होगा? नॉर्मल आदमी कैसे एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर करेगा? तो सबसे पहले कह रहा है कि मोड ऑफ असाइनमेंट कैसे होगा, मतलब कैसे ट्रांसफर किया जाएगा। तो कह रहा है कि देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि आप एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर करने जा रहे हैं, और वो ट्रांसफर जो है वो हो सकता है कि आप कंसिडरेशन लेके कर रहे हो उस एक्शनेबल क्लेम के बदले में, हो सकता है कि आप कोई कंसिडरेशन ना ले रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका कोई पैसा रखे हुए है, ठीक है, तो आप उससे पैसा नहीं निकलवा सकते, तो आप क्या कीजिएगा? या तो किसी दमदार पार्टी को आप पकड़िएगा और कहिएगा देखिए ये मेरा राइट है, आप पैसा निकलवा लो उससे। ठीक है, तो आप ट्रांसफर कर रहे हैं अपना एक्शनेबल क्लेम उसको। तो ये जो है, आप हो सकता है कि वो आपसे कहे कि इतना पैसा ले लो और तुम पीछा छोड़ो, हाँ उससे क्या होगा वो हम समझ लें। तो ये कंसिडरेशन के साथ एक्शनेबल क्लेम हो गया। और दूसरा चीज हुआ कि कह रहा है कि ठीक है, दोस्ती यारी में आपका वो जो आदमी है निकलवा रहा है, तो वो बिना कंसिडरेशन के भी कर सकता है। ठीक है, तो कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन दोनों साइड से हो सकता है एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर। लेकिन ये जो ट्रांसफर हो रहा है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ राइटिंग के थ्रू होगा, मतलब आप एक लिखित में दस्तावेज बनवाएंगे और उस दस्तावेज रिटेन होना चाहिए, और इसमें ये चीज लिखा होना चाहिए कि हम एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर कर रहे हैं। जो ट्रांसफर कर रहा है उसका साइन होना चाहिए, और अगर उसके जगह उसके एजेंट ने साइन कर रहा है तो वो ड्यूली अथॉराइज होना चाहिए, मतलब उस एजेंट को ये कैपेसिटी होना चाहिए कि वो अपने मालिक के बिहाफ में, प्रिंसिपल के बिहाफ में साइन कर सकता है। ठीक है, ओरल असाइनमेंट से नहीं होगा, बोल के आप एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं।
आपको जब भी एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर करना है लिखित में कीजिए, ठीक है। लेकिन कह रहा रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, रिटेन में हो गया मान लेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाने का जरूरत नहीं है। मतलब स्टैम्प पेपर पे ले जाके स्टैम्प रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके रजिस्ट्रेशन उसका कराना जरूरत नहीं है। ये भी जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए एक अलग डीड बनाओ। जैसे मान लीजिए कि हम आपसे पैसा लिए दोस्ती यारी में, आप कहें कि कल को तुम नहीं लौटाएगा तो हम क्या करेंगे, चलो एगो पेपर पे लिख के दे दो। तो उसने क्या किया, एक नोट बना के दे दिया, प्रोमिसरी नोट बना के दे दिया हमको कि हम तुमसे इतना पैसा ले रहे हैं, तुम जब बोलोगे हम दे देंगे, इतना तारीख को जब बोलोगे हम दे देंगे, ठीक है। तो आपको अलग से कुछ डीड बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसी प्रोमिसरी नोट पे ऐड कर दीजिए कि हम ये एक्शनेबल क्लेम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना तरीका से किया जा सकता है। इसको एक्शनेबल क्लेम को थोड़ा सा और अच्छा से समझिए। आप लॉटरी खेलते हैं, लॉटरी खेलते हैं ना, तो लॉटरी खेलते हैं तो लॉटरी जीत गया, तो आपके पास क्या है, एक लॉटरी का टिकट है, और उस टिकट की ही दिखा के आपको पैसा लेना है, तो वो पैसा लेने का आपका अधिकार जो है वो एक्शनेबल क्लेम है, ठीक है। आप चाहें तो वो लॉटरी का टिकट किसी और को भी बेच सकते हैं, बेच सकते हैं ना, तो आप उसको ट्रांसफर कर दीजिए रिटर्न में करके। ये केस में कहा था, ये केस था अनराज गवर्नमेंट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। ये केस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लॉटरी वाला एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। उसमें आप क्या कीजिएगा, आपने जो डीड बनाया उसमें क्या कीजिएगा, अगर आप ये हैं पढ़े लिखे हैं तो सिग्नेचर कीजिए, नहीं पढ़े लिखे हैं तो अंगूठा लगाइए, ठीक। तो एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर हो रहा है, तो जो डेटर है उसको इस बात का नोटिस देना जरूरी है नहीं है, ठीक है, कि हम एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन जब एक्शनेबल क्लेम के ट्रांसफर के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जब क्लेम करने जाएगा ना तो उसका नोटिस देना कि अब एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर हो गया है, वो जरूरी है डेटर को। कर्जदार को पता ही नहीं है कि कौन जैसे इसको हम आपके कर्जदार हैं, आप मेरे क्रेडिटर हैं, अब आप हमसे पैसा नहीं निकलवा रहे हैं, ठीक है, या तो आप वो एक्शनेबल क्लेम थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर दिए, वो हमसे आगे आप मांगना पैसा, हम कहेंगे तुमसे लिए हैं, तुम काहे बीच में कूद रहा है। तो वो जो जिससे लिए थे वो हमको एक बार बताएगा ना कि हम ये एक्शनेबल क्लेम अब इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ट्रांसफर करते टाइम बताने का कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब क्लेम करने आएगा तो एक बार हमको नोटिस होना चाहिए कि हमको कर्जा जो है अब किसी और पे एक्शनेबल क्लेम किसी और को ट्रांसफर हो गया है, ठीक है। 130 से अब मरीन इंश्योरेंस एक्ट के अंदर आता है, तो ये रिपील कर दिया गया है, मरीन इंश्योरेंस से कुछ रिलेटेड था, तो वो उसमें अब गाइडेड होता है, यहाँ से हटा दिया गया। 131 जो है वो कह रहा है कि नोटिस जो दिया जा रहा है हमको बताया जा रहा है, हम कर्जदार है, ठीक है, तो हमको बताया जाए ना कि एक्शनेबल क्लेम अब ट्रांसफर हो गया है, तो उसके लिए क्या करेगा, नोटिस देगा, ताकि बोल के चल जाएगा कि अब तुम्हारा कर्जा उसको दे दिए है, समझ लेना उससे नहीं, वो राइटिंग में देगा, ठीक है। कह रहा है एक्शनेबल क्लेम जो है वो उसका नोटिस जो कर्जदार है उसको राइटिंग में दिया जाएगा, और जो ट्रांसफरर है, जो ट्रांसफर कर रहा है एक्शनेबल क्लेम का या उसका एजेंट है, उसका साइन होना वहां पे जरूरी है। अगर वो साइन करने से मना कर रहा है, ठीक है, कि हम नहीं करेंगे ऐसा नोटिस वोटिस पे साइन, तो ट्रांसफरी जिसको हम बेचे हैं उसका साइन, उसका नाम और पता उस नोटिस पे लिखा होना चाहिए। गौरी भैया जो है उनसे हम कर्जा लिए थे, एक्शनेबल क्लेम उनका बनता है, अब वो एक्शनेबल क्लेम क्या की है, महिमा को दे दी है। तो अब क्या होगा कि गौरी भैया जब हमको इस बात का नोटिस देंगे तो गौरी भैया खुद साइन करके दे दें, या फिर अपने एजेंट को रखे हुए हैं वो साइन करके दे दे नोटिस पे, तब हम मान लेंगे कि हमको नोटिस मिल गया जब हमको भेज देगा। तो अगर गौरी भैया को मना कर रहे हैं कि हम नहीं साइन उन करेंगे, हम काय पत्र पड़े, तो जब महिमा हमको भेजेंगे नोटिस, उस केस में उसका साइन होना चाहिए
उसका नाम होना चाहिए और उसका एड्रेस होना चाहिए। इतना 3 चीज रिक्वायरमेंट है नोटिस में। 132 कहता है लाइबिलिटी जो होता है ट्रांसफरी का, जिसको एक्शनेबल क्लेम मिल रहा है उसका क्या लाइबिलिटी होता है, तो कह रहा है वही लाइबिलिटी हो जाता है जो ट्रांसफरर का लाइबिलिटी होता है, और इक्विटीज भी होता है जो वो सब ट्रांसफरी के बराबर होता है। ठीक है, और वो उसको किस दिन से लाइबिलिटी और मिल जाएगा, जिस दिन उसने ट्रांसफर कर लिया, जिस दिन एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर किया उसी दिन से उस पे लाइबिलिटी शिफ्ट हो गया, हम पे से लाइबिलिटी हट गया। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए ए जो है वो सी को कर्जा दिया, ठीक है, ए ट्रांसफर करता है सी का कर्जा बी पे, ऐसे समझिए, मान लीजिए कैसे समझा, ए जो है वो कर्जा दिया है मिस्टर बी को, ठीक है, और ये जो एक्शनेबल क्लेम बन रहा है वो सी को ट्रांसफर कर रहा है। अब ट्रांसफर कर दिया, अब बी इसी बीच में ए का कर्जा जो था वो उसको वापस कर दिया, अब सी चला गया इससे मांगने का, कर्जा था मान लीजिए 1 लाख का कर्जा था, ठीक है, 1 लाख का कर्जा था, बी मान लीजिए इसको 50,000 रुपया वापस किया है, ठीक है, अब ये सी पहुंच गया इससे 1 लाख रुपया मांगने, तो ये कहेगा ना कि देखिए हम 50,000 रुपए इसको दे दिए हैं, 50,000 आप सेट ऑफ कर लीजिए, मुजरा करवा लीजिए, मुजरा मतलब सेट ऑफ करना होता है हिंदी वर्ड इसका, ठीक है, मतलब आप बराबरी कर लीजिए, हम आपको 50,000 देंगे, 50,000 आप इससे जाकर लीजिए, तो ये उसका लाइबिलिटी हो गया, सी का लाइबिलिटी हो गया, ठीक है, यही कर, जिस दिन को आप दे रहे हैं कर्जा, ठीक है, मान लीजिए देखिए इसको ए जो है वो बी को का पैसा दिया था और एक्शनेबल क्लेम बन गया था ए पे, ठीक है, ए का इस प्रॉपर्टी पे एक्शनेबल क्लेम था, इसे समझ में आ रहा, और सी जो है वो ट्रांसफर कर रहा है इसको, तो जिस दिन को ये ट्रांसफर कर रहा है उस दिन को ए को एक वारंटी देना पड़ेगा कि ये जो बी है ना वो सॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट नहीं है, मतलब ये दिवालिया इसका नहीं निकला हुआ है, अभी अभी फाइनेंशियली गुड कंडीशन में है, इसका दिवालिया नहीं निकला हुआ है, बाद में सब्सिक्वेंट निकल जाए उससे इसको मतलब नहीं है, जिस दिन को ये ट्रांसफर कर रहा है उस दिन को ये वारंटी देगा मिस्टर सी को कि अभी वो साउंड है, फाइनेंशियली साउंड व्यक्ति है, बैंक करप्ट नहीं है, इंसॉल्वेंट नहीं है, इस चीज का वारंटी देगा, यही कह रहा है सेक्शन 133। 130 इससे पूछता नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, खाली मॉर्गेज डेट पे भी लागू होता है, ऐसा समझ लीजिए, या समझिए, समझा देते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि हम एक्शनेबल क्लेम जो है वो ट्रांसफर कर दिए हैं, ठीक है, और इस शर्त पे किए हैं कि हमको रिकवर करके वो एक्शनेबल क्लेम दे दो, तो रिकवर करने में कुछ खर्चा आया होगा, जो व्यक्ति रिकवर करवा रहा है एक्शनेबल क्लेम उसका कुछ खर्चा आया होगा, ठीक है, तो वो खर्चा उसको देना पड़ेगा, वो मॉर्गेज डेट की तरह वो वसूल लेगा, ठीक है। दूसरा चीज कह रहा है कि अगर मान लीजिए हम कोई तय तमन्ना किए होंगे कि मेरा 1 लाख रुपया निकलवा दो, बदले में हम तुमको 10,000 रुपया दे देंगे, वो भी आप दे दीजिए, इसके अलावा कोई अतिरिक्त खर्चा भी लगा होगा वो भी आप उसको दीजिए, तीनों चीज दीजिए, नहीं तो वो मॉर्गेज डेट की तरह उसको वसूल लेगा आपको। इसका खाली हेडिंग देख लीजिए 135 का, असाइनमेंट ऑफ राइट अंडर पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट द फायर, कुछ फायर वेयर से रिलेटेड है, इंश्योरेंस है राइट, तो उसमें एक्शनेबल क्लेम लागू नहीं होता है, वो पॉलिसी उसी पॉलिसी से गाइडेड होगा। इंश्योरेंस पॉलिसी जो है फायर का या मरीन से रिलेटेड कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी से गाइड होगा, या इस टीपी एक्ट से नहीं गाइडेड हो जाएगा, ये बोल रहा है इसमें। 136 करवाइए दिए, 137 करवाई थी, ये था पूरा कहानी एक्शनेबल क्लेम।